सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 64 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बैकग्राउंड में कौन से तत्व है और कौन से कारक है वो काम कर रहे थे, और इसी टॉपिक को हम समझने के लिए दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इससे 10 साल पहले 1909 ईस्वी का मोर्लो मिंटो सुधार के रूप में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था। क्या उसमें ऐसी कोई खामियां रह गई थी या कुछ और बात थी जिसके कारण से 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश हुकूमत को भारत के संदर्भ में लाने की आवश्यकता पड़ी, इसकी पड़ताल हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। इसके बाद में हमारी बात होगी तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम जैसी कुछ सुधार की प्रक्रिया लाई जाने वाली है, इसकी आहट हमें किन कदमों के रूप में सुनाई देती है, या हम कहें कि सुधार की ओर बढ़ते कदमों के रूप में ऐसे कौन कौन से कदम थे जिनसे ये एक आहट सी सुनाई दी कि ब्रिटिश हुकूमत है भारत में एक अगले दौर के संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने वाली है। तो इसकी बात भी हम अपने तीसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1919 ईस्वी के जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ जिसे 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, उसके मुख्य प्रावधान कौन से थे, इसके फलस्वरूप गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुए, केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन हुए, प्रांतीय सरकारों के स्तर पर क्या परिवर्तन हुए, इसकी भी बात हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत करने जा रहे हैं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो सुधार के जो प्रावधान किए गए उसके प्रति भारतीयों की क्या प्रक्रिया थी। और छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस अधिनियम का हम ओवरऑल अगर मूल्यांकन करना चाहें तो हम इसे किस सांचे में या किस एक रूप में हम इसे देख सकते हैं। अंत में हमारी बात होगी कि इस 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। आज के हमारे व्याख्यान का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इस पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के पीछे के बैकग्राउंड की, अर्थात इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड, कौन सी पृष्ठभूमि है वो कार्य कर रही थी। जब हम 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की हम जब बात करते हैं तो इससे जस्ट पहले, अब जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान क्रमांक 63 में इस बात का जिक्र भी किया था कि 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपनी सत्ता को एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भारत के उदारवादी और गर्मपंथी खेमे में बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेदों की खाई को और भी चौड़ा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्य से प्रेरित होकर के, जो कि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति को ही परिपक्वता प्रदान करते थे। और 1909 ईस्वी के जो सुधार अधिनियम लाए गए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, उन सुधार अधिनियमों के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भाई हम भारत में कुछ वास्तविक अर्थों में संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारतीयों को वास्तविक अर्थों में कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं। जबकि उसी दौरान है बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक सशक्त आंदोलन, एक सशक्त प्रतिरोध का आंदोलन है वो विकसित किया गया था। और उसी दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से की तरफ से भी भारतीयों ने स्वशासन के प्रति अपनी आस्था है वो व्यक्त की थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत है वो अपने सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत पर से अपना शिकंजा किसी भी हालात में कम करना नहीं चाहती थी। तो 1909 ईस्वी का जो अधिनियम लाया गया वो एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत की एक चालाकियों से भरा हुआ एक दस्तावेज था। उसमें वास्तविक अर्थों में भारतीयों की वाजिब मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।
तो 1909 ईस्वी का अधिनियम जिस तरह से ब्रिटिश मंतव्य और उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रवादी खेमे को इसने बुरी तरह से हताश और निराशा के वातावरण से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया था। तो 1909 ईस्वी का जब, जिसे हम कहते हैं मोरलो-मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं, 1909 ईस्वी का जब इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ संवैधानिक सुधारों की वकालत की, तो इस अधिनियम की अपर्याप्तता या इसका अनिच्छा से जो इसमें जो प्रावधान लागू किए गए थे और भारतीयों की किसी भी वाजिब मांग को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था। सिर्फ भारत के जो भारतीय राष्ट्रवादियों में जो ऐसे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, गर्मपंथियों की गतिविधियों के माध्यम से जो ब्रिटिश हुकूमत को जो तात्कालिक चुनौती पेश की जा रही थी, उसी तात्कालिक चुनौतियों से पार पाने के लिए और भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारपंथी जैसे कि जो धड़ा था और मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम संभ्रांत वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ इस तरह से घुमा फिरा करके कुछ प्रावधान किए गए, जिसके कारण से 1909 ईस्वी के अधिनियम को लाया गया और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ज़्यादातर आकांक्षाओं की हितों की कोई पूर्ति नहीं की। तो ये उसी समय लग गया था कि 1909 ईस्वी के अधिनियम से भारतीय है वो संतुष्ट नहीं हुए, अगले चरण के सुधार है वो लाए जाने हैं और उन्हीं की अगले चरण के सुधारों के रूप में ही हम 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो देखते हैं। ब्रिटिश शासन के समक्ष 1909 से और 1919 ईस्वी के बीच में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं वो उत्पन्न हो गई थी। वो चुनौतियां चाहे प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में हो, अखिल भारतीय स्तर पर जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटेन की गृह सरकार है, वो ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, वो दूरी शक्तियों के खिलाफ है, वो प्रथम विश्व युद्ध को में अपने जीवन मरण की लड़ाई है वो लड़ रही थी। ब्रिटिश शासन के समक्ष इसी समय गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, होम रूल आंदोलन, जिसकी हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में व्यापक रूप से चर्चा भी की है, ऐसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं वो पेश हो गई थी। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए और विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाना भी अपेक्षित था और उसी पृष्ठभूमि में क्योंकि भारतीय लोगों के द्वारा 1909 ईस्वी के अधिनियम के प्रति कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई थी, तो ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि अगर भारतीयों को कुछ थोड़े से सुधारों की ओर अगर कदम बढ़ाया जाए तो भारतीय लोग ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करने के लिए तैयार है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में भी भारतीयों की मदद ली जा सकती है, बशर्ते हम कुछ ऐसे सुधार के प्रयास करें जो वास्तविक अर्थों में सुधार न हो करके सिर्फ भारतीयों को भ्रम में डालने वाले सुधार हो। तो इसी के संदर्भ में हम 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि को हम समझ सकते हैं। इसी बात मैं कहूं कि 1917-18 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो उस समय भारत के तत्कालिक जो भारत सचिव थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट 20 अगस्त 1917 को दिया और उन्होंने कहा कि भाई भारत में ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य है एक तो प्रशासन में भारतीयों का संयोजन करना है और दूसरे प्रशासन भारत में उत्तरदायी शासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। लेकिन उत्तरदायी शासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास कब कैसे किया जाना है, क्या वो उपयुक्त अवसर आ गया है, ये ब्रिटिश हुकूमत तय करेगी, लेकिन हमारी मंशा है वो थोड़ी अच्छी है। और भारतीय जो नरमपंथी खेमे के जो लोग थे वो मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू की 20 अगस्त 1917 की जो ये उद्घोषणा की कि हम प्रशासन में भारतीयों को संयोजित करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य भारत में उत्तरदायी और स्वशासन की क्रमिक संस्थाओं का विकास करना है, इस जांचे में आ गए। और उनमें से कुछ लोगों ने बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का ही एक परिवर्तित रूप के रूप में 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आता है, उसका उन्होंने समर्थन भी किया। तो सुधारों के अगले चरण के रूप में भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देख सकते हैं और ये वास्तव में 1909 जैसे हम कहें कि 1892 में सुधार हुए या उसके बाद में 1909 ईस्वी के संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया हुई, इसी के लिए हम इसे एक अगले चरण की सुधारवर्ती प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं कि जब कुछ सुधारों की आवश्यकता है, तात्कालिक परिस्थितियों के में आवश्यकता हो गई थी और उसी के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी लाया गया। हालांकि अब हम आगे पड़ताल करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने के पीछे वो बड़ा सा प्रेशर जो ब्रिटिश हुकूमत पर पड़ गया था, वो बड़ा सा प्रेशर आखिरकार में था क्या। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सुधारों की आवश्यकता आखिरकार में क्यों पड़ी, अर्थात 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में जो संवैधानिक सुधार है वो भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत को लाने पड़े, उसकी आवश्यकता आखिरकार में क्यों पड़ी। तो हमने काफ़ी कुछ कारणों की चर्चा तो जो 1919 ईस्वी के अधिनियम के बैकग्राउंड
के संदर्भ से संबंधित अभी हमने जो चर्चा की है उसमें हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं, उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने की आवश्यकता आखिरकार क्या पड़ी। देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने और ब्रिटिश हुकूमत के तत्कालिक वायसराय जैसे जो लॉर्ड कर्जन है, वो जब 1899 ईस्वी में भारत के वायसराय बनकर के आए, हालांकि इन सब बातों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर रिलेवेंट है, इसलिए कुछ मैं फ्लैशबैक में जाने का प्रयास करता हूँ। तो 1899 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर के आए और लॉर्ड कर्जन के दिमाग में पूरा ये स्पष्ट था कि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो शिकंजा है और भी मजबूती से कसना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वशासन से संबंधित मांग के प्रति या उदारवादियों की भारत प्रशासन में भारतीयों को संयोजित करने की मांग के प्रति उसकी कोई हमदर्दी नहीं थी। वो ये चाहता थे कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो भारतीयों पर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण किया जाए और भारतीयों को किसी भी प्रकार से प्रशासन में शामिल नहीं किया जाए। भारतीयों की एक अपने अधिकारों से संबंधित मांगों को भी स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं था। और लॉर्ड कर्जन ने इन बातों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था कि भारत में जो तरह तरह के जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो रह करके ब्रिटिश सत्ता को जो चुनौती दे रहे हैं, जो कभी स्वशासन की मांग के रूप में आ रहे हैं, कभी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के प्रयास के रूप में आ रहे हैं, इन सब गतिविधियों का जो गढ़ है, वो केंद्र है, वो बंगाल है। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में सबसे पहले ये थे कि बंगाल एक वो गढ़ है जो जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऊर्जा मिलती है, और बंगाल ही वो सेंटर है जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों का उभार हो रहा है। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं, जो आज तक एक दूसरे से मिलजुल करके रहते आए हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भी मिल करके साथ साथ ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी है, तो मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के हितों को मैं एक दूसरे के विरोधी बना दूं, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अपने शत्रु के रूप में देखने लगे। तो इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन को जन्म दिया। बंगाल के विभाजन को जन्म देने के पीछे लॉर्ड कर्जन ने हालांकि सैद्धांतिक तौर पर यह बात कही कि मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए काम करने जा रहा हूं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा लॉर्ड कर्जन का मकसद था भी नहीं, और ब्रिटिश हुकूमत है वो भारत के लोगों की प्रशासनिक सुविधा के लिए कोई कार्य भी नहीं कर रही थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने पूरे जीवन काल में केवल उन्हीं कदमों को उठा रही थी जो कि उसके प्रशासन को सहूलियत प्रदान करे, उसकी भारत में लंबे समय तक दीर्घ जीविता को तय करे। तो इसी संदर्भ में 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। मुस्लिम लीग से उसको व्यापक जन समर्थन भी मिला और भारत के राष्ट्रवादी खेमे में एक तरह से दरार भी पड़ी। हिंदू मुसलमानों के कुछ वर्गों ने एक दूसरे के हितों को अलग करके देखा। तो जो ये मुस्लिम लीग का जो समर्थन 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के संदर्भ में मिला, लेकिन 1910, 11, 12 ईस्वी की मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व अब कुछ युवा लोगों के हाथों में आ गया था। युवा लोगों की मैं बात करूं तो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली और मजरूल हक और फजलुल हक जैसे युवा राष्ट्रवादी मुस्लिम युवा वर्ग के हाथों में आ गया था। और इसी समय क्या हुआ था कि अगर वैश्विक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति की बात करूं तो बाल्कन युद्ध है वो यूरोप में प्रारंभ हो चुके थे। बाल्कन युद्ध की दो वेव आती हैं, वो 1912-13 ईस्वी में दो बाल्कन युद्ध होते हैं। और अगर सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो बाल्कन युद्ध क्या थे? बाल्कन युद्ध जो तुर्की की जो उस्मानिया जो सल्तनत है जिसका बाल्कन क्षेत्रों में प्रभाव था, उस बाल्कन क्षेत्रों के निवासियों ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से इस तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के जो प्रमुख थे वो खलीफा थे, और उस खलीफा को पूरे इस्लामी जगत में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता था। तो जो भारत का जो पढ़ा लिखा जो मुस्लिम युवा वर्ग है उसने ब्रिटिश हुकूमत से ये मांग की कि भाई बाल्कन के युद्धों में आप तुर्की की उस्मानिया सल्तनत है उसका साथ दें। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने किसका साथ दिया? उन्होंने साथ दिया बाल्कन के राष्ट्रवादी लोगों का, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ एक विद्रोह, एक राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ रखा था। तो मुस्लिम युवा वर्ग को लगा कि उनकी एक धार्मिक भावनाएं आहत हुई कि ये हमारे खलीफा की सत्ता को मिटाना चाहती है। और भारत में भी इन लोगों ने जो कहा कि हम तो मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वास्तविक अर्थों में ये मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारत में ये मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करके भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और ये वो मुस्लिम युवा वर्ग था जो पश्चिम के आचार विचार और शिक्षा से
शिक्षा प्राप्त कर चुका था और चीज़ों को सही तरीके से देखने की परसेप्शन में था, सही तरह से देखने की स्थिति में था। तो ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहली जो चुनौती है अब मुस्लिम लीग के माध्यम से मिली, लेकिन अब ये वो मुस्लिम लीग थी जिसका नेतृत्व है पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त है मुस्लिम युवा वर्ग कर रहे थे। तो मुस्लिम युवा वर्ग को ये लगने लग गया कि हमने जो ब्रिटिश हुकूमत का जो 1909 ईस्वी के सुधारों के संदर्भ में जो साथ दिया है वो हम एक बहकावे में आ गए और ब्रिटिश हुकूमत है वो भारतीय मुसलमानों का कोई भला नहीं चाहती। अगर भला चाहती तो हमारी एक छोटी सी मांग थी कि बाल्कन युद्धों में आप जो है तुर्की की उस्मानिया सल्तनत का साथ दे, ना कि बाल्कन के राष्ट्रवादियों का। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ अपने लाभ हानि नफे नुकसान के आधार पर चीज़ों को तय करती है। और 1906 ईस्वी में चाहे मुस्लिम लीग को जन्म देने की बात हो या 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हो, सिर्फ ये भारत के मुसलमानों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक कर देने का एक प्रयास था और ब्रिटिश हुकूमत उसमें सफल भी हुई। तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व जब युवा पीढ़ी के हाथों में आया और उन्होंने चीज़ों को सही तरीके से देखा। इसके अलावा एक और बात हुई कि बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के चलते और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के कारण से 1911 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत को बंगाल विभाजन की अपनी योजना को रद्द करना पड़ा। और इससे जो वो मुस्लिम जो संभ्रांत वर्ग था जिन्होंने बंगाल के विभाजन की योजना का समर्थन किया था, अब जैसे ही बंगाल के विभाजन के एफर्ट्स को वापस लिया गया तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत से मुस्लिम वर्ग का समर्थन है वो धीरे धीरे खिसकने लगा। और बाल्कन युद्धों की जैसे मैंने बात की, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष था, बाद में रशिया भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी है, जर्मनी और तुर्की एक तरफ विरोधी खेमे में थे। अभी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की ब्रिटिश हुकूमत को आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। और इसी समय अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने यह कहा कि यह प्रथम विश्व युद्ध है, दुनिया के सभी देशों को, सभी लोगों को, मित्र राष्ट्रों का साथ है वो देना चाहिए। अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पक्ष का समर्थन है वो युद्ध में करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, ये युद्ध ही आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो वुडरो विल्सन का यह कथन है, जो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, भारत के राष्ट्रवादियों में एक ऊर्जा फूंकने के लिए काफी था। और उनको लगा कि जब वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ये युद्ध आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, अपनी खुद की सरकार चुनने के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, तो भारत के राष्ट्रवादियों को लगा कि हमें युद्ध के प्रयासों में ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करना चाहिए। और आफ्टर वार यानी युद्ध के बाद में जब ब्रिटिश खेमे को जब इस युद्ध में जब विजय मिल जाएगी, और विजय मिलनी भी चाहिए, तो हम भारतीयों की जो आत्मनिर्णय और स्वशासन की मांग को आसानी से मान लिया जाएगा। इस तरह की कुछ बातें हुई और भारतीयों ने तन मन से ज्यादातर वो है ब्रिटिश हुकूमत का युद्ध के प्रयासों में समर्थन भी किया। अब देखिए चीजें, मुस्लिम जो लीग का नेतृत्व युवा पीढ़ी के हाथों में आ जाता है। बाल्कन युद्धों में ब्रिटिश हुकूमत है अपने नफे नुकसान को देखते हुए वो वहाँ के बाल्कन के राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन करती है, न कि तुर्की की उस्मानिया सल्तनत का। तो इससे मुस्लिम युवा वर्ग है धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वो उसके मन में एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो जाता है। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। वुडरो विल्सन का स्टेटमेंट कि ये युद्ध ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, ये बहुत सारी बातें थी जिसने भारत के राष्ट्रवादियों में एक चेतना पैदा की। और भारतीयों के द्वारा जनधन से सहयोग भी दिया गया और भारतीयों ने रसद की सहायता भी की। युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए कुछ भारतीय गए भी, उनमें आत्मविश्वास आया कि जब हम दुनिया के देशों को इस संकट की घड़ी से निकालने के लिए जब युद्ध कर सकते हैं, तो क्या हम अपने आत्मनिर्णय स्वशासन के अधिकार की प्राप्ति के लिए क्या हम अपने स्तर पर संघर्ष नहीं कर सकते? क्या भारतीयों को स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या हम लोगों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा संयोजित नहीं किया जाना चाहिए? तो इस तरह का वातावरण है वो बन गया था। और भारत में जो ब्रिटिश प्रशासक थे वो इन सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन के मांग को बड़ी तेजी से उठाया, जैसा कि हम अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इसकी चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस और लीग भी अपने स्वशासन की मांग पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक संयुक्त रूप से एक साझे उद्देश्यों के तहत चलाने के लिए सहमत हो गए थे। और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस में जो विभाजन था वो भी पट गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की एकता भी हो गई। और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल करने की मांग की और ये कहा कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार है वो दे देना चाहिए। भारतीय लोग स्वशासन मांग रहे हैं, भारतीय लोग है ब्रिटिश शासन से पूर्ण संबंध विच्छेद नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों की इस स्वशासन की मांग को स्वीकार करना चाहिए। तो एक तरह से सुधारों की प्रबल मांग है वो उठने लग गई थी और जो तत्कालिक जो भारत के जो वायसराय थे, चाहे मैं लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करूं या मैं चेम्सफोर्ड की बात करूं, चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने कहा कि वो गृह सरकार यानी लंदन की जो गृह सरकार है उसको उन्होंने इस तरह से पत्राचार किया। तत्कालिक भारत के जो सचिव है ES मॉन्टेग्यू, उसने कहा कि साहब इस परिस्थितियों में जब भारतीय लोगों की तरफ से इतनी प्रबल चुनौतियां पेश की जा रही है, युद्ध में हमारा सहयोग भी किया जा रहा है, ऊपर से वुडरो विल्सन ने भी ये कह दिया कि लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए सब कुछ लड़ा जा रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, भले ही बेमन से ही करो लेकिन भारतीयों के लिए कुछ संवैधानिक सुधारों की घोषणा करनी पड़ेगी। आपको बीच में आकर के कोई स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा कि भाई ब्रिटिश हुकूमत है वो भारतीयों के हितों के प्रति कंसर्न है, हम लोग आपको प्रशासन में संयोजित करना चाहते हैं, हम लोग हैं वो आपको दमनकारी शासन के माध्यम से आप लोगों पर शासन करना नहीं चाहते, हम लोग आपके हित के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात है चेम्सफोर्ड ने मॉन्टेग्यू से की कि साहब आप आकर के कोई ऐसा डिक्लेरेशन कीजिए, एक कोई तो स्टेटमेंट दीजिए जिससे भारत में जो तनाव का वातावरण बना हुआ है उस तनाव के वातावरण को थोड़े समय के लिए शमित किया जा सके, शांत किया जा सके और ये भारतीयों में ये विश्वास पैदा किया जा सके कि ब्रिटिश हुकूमत है वो भारतीयों की मांग को मानने के लिए तैयार है, भारतीयों की मांग और आकांक्षाओं के प्रति वो सहानुभूति रखती है और हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर आपको कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से चेम्सफोर्ड है वो ES मॉन्टेग्यू से कह रहे हैं। तो इस तरह का एक वातावरण बन गया था। तो इस बढ़ते हुए वातावरण में जहां भारतीयों के लिए अगले चरण के सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ब्रिटिश हुकूमत के सामने भारतीयों के द्वारा अनेक प्रकार की चुनौतियां पेश की रही थी, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है वो ब्रिटिश हुकूमत को ये करने के लिए बाध्य कर रहा था कि अगले चरण के सुधारों के लिए कोई तो आगे बढ़कर स्टेटमेंट दिया जाए, क्योंकि भारतीय अब ज्यादा समय तक उनको आप अंधेरे में नहीं रख सकते, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीयों का सहयोग मिल रहा है, होम रूल आंदोलन हुआ, कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता हुई, मुस्लिम लीग का ब्रिटिश हुकूमत से विश्वास उठता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई। तो चेम्सफोर्ड लगातार मॉन्टेग्यू से कह रहे हैं कि कुछ करिए सर, कुछ करिए, कुछ तो स्टेटमेंट दीजिए ताकि भारतीयों को यह विश्वास हो जाए कि ब्रिटिश हुकूमत है वो भारतीयों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है, उन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है और उस दिशा में हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हमें कुछ समय दीजिए ताकि भारतीयों से की जो रोष है, गुस्से है, क्षोभ के वातावरण को थोड़ा सा कम किया जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत भारत में लंबे समय तक नहीं बने रह सकता और हम भारत में ब्रिटिश हुकूमत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम भारतीयों को ज्यादा समय तक अंधेरे में नहीं रख सकते। कुछ कीजिए के चक्कर में ही 20 अगस्त 1917 को ES मॉन्टेग्यू को भारत में सुधारों के अगले चरण की योजना के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण घोषणा है वो करनी पड़ती है। तो सुधारों की दिशा में अगर मैं बढ़ते कदम की बात करूं कि अब सुधारों की दिशा में ब्रिटिश हुकूमत को लगने लग गया था कि सुधार तो करने आवश्यक है, तो उसी समय ब्रिटेन में कुछ एक अधिकारियों का वर्ग है, एक चिंतकों का दल है, जैसे लियोनिस कार्टिस और विलियम डूक जैसे अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय लोगों को प्रशासन में संयोजित किया जाना चाहिए और जो विधान परिषद है उसमें निर्वाचित सदस्य उनको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन लियोनिस कार्टिस और विलियम डूक वैसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि किसी भी समस्या का समाधान है वो मिल बैठ करके किया जाना चाहिए, यानी आप वार्ता के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो ढूंढ निकाल सकते हैं। तो लियोनिल कार्टिस और विलियम डूक को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नेता के रूप में याद किया जाता है और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से, कुछ ऐसे उत्तरदायी शासन की एफर्ट्स की दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सके। इसी समय मैंने जैसा कि बात की कि प्रथम विश्व युद्ध है वो छिड़ चुका था और ब्रिटेन की गृह सरकार को भारत सरकार से 10 लाख पाउंड के धन की जो आवश्यकता पड़ी, लेकिन 10 लाख पाउंड की राशि जब भारतीयों के माध्यम से ब्रिटेन की गृह सरकार को दी जानी थी तो भारतीयों को कुछ सुधारों का तोहफा भी दिया जाना था और कुछ सुधार करने थे, उस तरह की कुछ डिक्लेरेशन, कुछ स्टेटमेंट है वो किया जाना था।
तो उसी दिशा में जो भारतीयों की एक लंबे समय से मांग आ रही थी कि भाई भारत के सूती कपड़ा है वो विदेशी मार्केट में बिकना बंद हो गया है और विदेशी कपड़ा बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी आयात शुल्क के भारत में तेजी से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुधारों की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में ही सूती कपड़ों पर 7.5% आयात शुल्क है वो आरोपित किया गया और इस मांग का समर्थन किया गया और आबकारी पर भी 3.5% की आयात शुल्क की दर को पूर्ववर्ती बनाए रखा गया। 20 अगस्त 1917 को, जैसा कि मैंने कहा कि चेम्सफोर्ड कह रहे थे कि वी.एस. मोंटेग्यू की सर कुछ डिक्लेरेशन कीजिए, भारतीयों को कुछ अश्योर कीजिए कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हम कोई निरंकुश शासन आपके ऊपर नहीं करना चाहते, बट हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है वो पवित्र है, हम आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, आप लोगों को प्रशासन में संयोजित करना चाहते हैं। इस तरह की कुछ डिक्लेरेशन की जो मांग है वो चेम्सफोर्ड के द्वारा मोंटेस्क्यू से की जा रही थी। तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ई.एस. मोंटेग्यू का वही स्टेटमेंट आता है जिसमें कहता है कि ब्रिटिश हुकूमत प्रशासन में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा संयोजित करने की पक्षधर है और भारत में उत्तरदायी स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास भी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उत्तरदायी स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास ये चरणबद्ध तरीके से होगा, कब किया जाएगा इस प्रक्रिया को और इस बात को तय करने का अधिकार है वो ब्रिटिश हुकूमत को होगा। लेकिन 20 अगस्त 1917 को ई.एस. मोंटेग्यू की ये घोषणा ही काफ़ी महत्व रखती थी और काफ़ी अहम थी कि हम प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना चाहते हैं और इसके अलावा ये बात थी कि हम उत्तरदायी स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास करना चाहते हैं। अब मोंटेस्क्यू ने ये घोषणा कर दी तो मोंटेग्यू को उसी दिशा में कुछ काम भी करना था, सुधारों का एक ड्राफ्ट बनाकर उसको एक कानून की शक्ल है वो दी जानी थी। तो मोंटेग्यू ने जैसे ही 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा की, ब्रिटेन के कुछ राजनेताओं और दलों, ब्रिटेन के कुछ प्रमुख सुधारकों के साथ, राजनेताओं के साथ मोंटेग्यू भारत आगमन हो जाता है नवंबर 1917 में और यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों से, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं से अगले चरण के सुधारों के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श होता है। और व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात में जो ई.एस. मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड से भी बातचीत करते हैं। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय होता है, ई.एस. मोंटेग्यू भारत सचिव होते हैं। तो भारत सचिव ई.एस. मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के बीच में व्यापक विचार विमर्श होता है जिसमें भारत के अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से भी बातचीत की जाती है और सुधारों के इस पुलिंदे के रूप में जुलाई 1918 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और यही रिपोर्ट जुलाई 1919 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में पेश की जाती है और वहां पर दिसंबर 1919 में वो एक एक्ट की शक्ल ले लेती है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में हम जानते हैं। तो ये वो कारण थे जिसके कारण से ब्रिटिश हुकूमत को 1919 ईस्वी के सुधारों को लाने की आवश्यकता पड़ी और 1919 ईस्वी के सुधारों को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान है वो कौन कौन से थे। अगर 1919 ईस्वी के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करूं तो ब्रिटिश सरकार की जो मौलिक संरचना है, शासन और सत्ता की मौलिक संरचना में कोई मूल बदलाव नहीं किए गए। जो थोड़े बहुत जो बदलाव किए गए, अगर मैं कुछ बात करूं तो गृह सरकार में कुछ परिवर्तन किए गए, भारत से संबंधित गृह सरकार में कुछ परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन तो अगर मैं बात करूं कि 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो ये कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं थे, इसे ब्रिटिश सरकार की भारत में तात्कालिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। भारतीयों को भी कोई महत्वपूर्ण जो लाभ है, कोई भारतीय महत्वपूर्ण सहभागिता है वो नहीं मिलने वाली थी। लेकिन कुछ परिवर्तन किए गए और ये परिवर्तन किए गए और इस परिवर्तनों का दबाव था और उसके फलस्वरूप 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। भले ही इसमें खामियां थी लेकिन फिर भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो जो अब हम बात कर रहे हैं कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गृह सरकार में परिवर्तन। गृह सरकार में जो परिवर्तन की बात करूं तो यह किया गया कि जो भारत सचिव का जो वेतन अब तक जो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, 1919 ईस्वी के अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया कि जो भारत सचिव का वेतन है वो ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा। इसके अलावा भारत सचिव के कुछ कार्यों को लेकर के भारत के संदर्भ में एक नए पद का सृजन किया गया जिसे हम कहते हैं कि इंडियन हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त नामक एक नए पद का सृजन किया गया और भारतीय उच्चायुक्त का ये पद है वो भारत सचिव के कुछ कार्यों को संपादित करना था अभी इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि वायसराय और इंडियन हाई कमिश्नर और भारत सचिव के रूप में एक तिकड़ी है वो आगे की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाली थी। तो ये तो गृह सरकार में मोटे मोटे चेंज हुए। लेकिन अगर हम 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से भारत के आंतरिक भाग के संदर्भ में केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन किए गए उनकी बात करें
तो सबसे पहले केंद्रीय सरकार में किए गए परिवर्तनों की बात कर लेते हैं और केंद्रीय विधान परिषद में किए गए परिवर्तनों की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सरकार में जो परिवर्तन किए गए वो यही परिवर्तन थे कि मुख्य प्रशासनिक सत्ता है वो गवर्नर जनरल के पास हुई, उसकी वीटो की सर्टिफिकेशन की पावर पर कोई असर नहीं पड़ा, और गवर्नर जनरल है वो भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो मुख्य प्रशासनिक सत्ता है वो गवर्नर जनरल के पास रही, और थोड़ा बहुत जो मैं कह रहा हूं कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के एक दिखावे के रूप में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का गठन कुछ इस तरह से किया गया कि उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सके। जैसे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों को भारतीयों के रूप में शामिल किया गया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, उनको शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य जैसे कम महत्वपूर्ण विभाग है वो प्रदान किए गए। जबकि तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में जो 1909 ईस्वी के अधिनियम में जो 1 सदस्य को शामिल किया गया था, अब उनकी संख्या बढ़कर के 3 हो चुकी थी 1919 ईस्वी के अधिनियम से। तो ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम से जो तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी थी जिसमें 6 सदस्य होने थे, उन 6 सदस्यों की जो में से 3 सदस्य है वो भारतीयों को शामिल किया जाना था। अब आप जो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है वो ये है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्यों का जो चयन है वो ब्रिटेन की गृह सरकार के द्वारा किया जाता है। अब उसमें 3 भारतीयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि भारतीयों को कम से कम इन उच्च पदों के योग्य तो माना गया, भले ही भारतीय जो लोग कार्यकारिणी परिषद में जो लोग सदस्य के रूप में शामिल किए गए उनको कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, लेकिन विभाग कम महत्वपूर्ण है या ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का था कि भारतीयों को अब इस योग्य मान लिया गया कि वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त है वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय विधान परिषद के गठन में काफी बदलाव किए गए, क्योंकि भारत के राष्ट्रवादियों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि भाई 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से जो विधान परिषदों में जो उनकी जो संरचना है, उनका जो गठन का जो तरीका है वो असंतोषजनक है, वो केवल दिखावा मात्र है और वो वास्तविक प्रतिनिधियों का जो नेतृत्व है वो नहीं करती। तो भारतीय विधान परिषद के गठन में चाहे प्रांतीय स्तर की विधान परिषद की बात करूं मैं या केंद्रीय स्तर की विधान परिषदों की बात करूं, दोनों ही स्तरों पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का बहुमत है वो स्थापित किया गया, और केंद्र में तो द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। इस द्विसदनीय विधानसभा की अगर हम बात करें तो एक को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्य परिषद। इस राज्य परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या है वो 60 तय की गई। इनमें से 27 है वो मनोनीत थे और 33 जो सदस्य है वो निर्वाचित थे। दूसरा जो सदन है केंद्रीय द्विसदनीय विधानसभा का जो दूसरा सदन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना गया। इसमें टोटल 145 सदस्य निर्धारित किए गए, 41 मनोनीत या मैं कहूं कि सरकारी सदस्य और 104 है वो जो निर्वाचित किए जाने थे। अब केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना कर दी गई, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों ही विधान जो ये सदन है उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो बढ़ा दी गई। लेकिन यहाँ पर एक जोरदार परिवर्तन ये किया गया कि अब सिखों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रावधान को लागू कर दिया गया। मुसलमानों के लिए तो 1909 ईस्वी के अधिनियम में उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। जो मुसलमान और सिखों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन जिसे हम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कहते हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर उनको उनकी संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के 145 में से जो 104 सदस्य चुने जाने थे उसमें अकेले 30 सदस्य वो थे जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों से लिए जाने थे, सिखों से 2 लिए जाने थे, जमींदारों से 7 लिए जाने थे, यूरोपियन से 9 और इंडियन कमर्शियल कम्युनिटी से 4 लोग लिए जाने थे। सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया, परंतु इसे गवर्नर जनरल के द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता था। विधानसभा की शक्ति और कार्य है वो पहले की तरह रही, और यहाँ पर थोड़ा सा ये किया गया कि प्रांतों और केंद्र में विषयों का विभाजन, विधायी विषयों का विभाजन 2 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम केंद्रीय विषय और जिन्हें हम प्रांतीय विषय के नाम से जानते हैं। लेकिन विधान परिषद में आपने काफी कुछ बदलाव भी कर दिए, संरचना में बदलाव कर दिए, गठन में बदलाव कर दिए, और सभी सदस्यों को एक और बात थी कि कोई भी सदस्य वो पूरक प्रश्न पूछ सकता था। तो किसी के भी पूरक प्रश्न पूछने पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई भी प्रस्ताव लाए जा सकते थे। लेकिन अगर विधान परिषद है वो किसी प्रस्तावित विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देती तो वहां पर गवर्नर जनरल या वायसराय जिसे हम कहें उसको इतनी पावर दे दी गई थी कि वो विधान परिषद को भी साइड लाइन कर करके किसी भी विधेयक पर
जो गवर्नर जनरल को रास नहीं आ रहा है और विधान परिषद ने अगर पास भी कर दिया तो उसको वीटो करके उसको मना कर सकता था। या किसी विधेयक को विधान परिषद ने पास नहीं किया और गवर्नर जनरल को लग रहा है कि ये विधेयक लागू किया जाना जरूरी है, तो पावर ऑफ सर्टिफिकेशन है और वीटो के पावर उसके पास थे, तो आसानी से किसी भी विधेयक को लागू कर सकता था बगैर विधान परिषद की अनुमति के, बगैर विधानसभाओं की अनुमति के भी वो उस विधेयक को लागू किया जा सकता था। तो गवर्नर जनरल है का पद है वो बड़ा काफी शक्तिशाली था और जो चाहे वो कर सकता था अगर वो करना चाहे, तो उसकी शक्तियों पर कोई रोक टोक नहीं था। क्योंकि केंद्र की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है वो अपने कार्यों के लिए द्विसदनीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। द्विसदनीय विधानसभा से कोई मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं किया गया जो कि ब्रिटिश हुकूमत की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगा सके। लेकिन उस दिशा में एक प्रयास किया गया था कि भाई अपने निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है यहाँ पर बढ़ा दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि प्रांतीय सरकारों में क्या परिवर्तन किए गए। प्रांतीय सरकारों में अगर मैं परिवर्तन की बात करूँ तो प्रांतों रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना है वो पहली बार 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से की गई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना को मैं कहूं कि द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों से संबंधित विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो गवर्नर, संबंधित प्रांत के गवर्नर और उसके कार्यकारिणी की सरकार, और एक गवर्नर जनरल और विधान जो तत्कालिक जो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से बनी हुई सरकार। तो सरकार के दो रूप हो गए, गवर्नर, उसकी कार्यकारिणी, सरकार का एक फॉर्मेट है, और एक दूसरा है गवर्नर और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली सरकार। तो प्रांतों में सरकार का द्वैध व्यवस्था है उसको लागू किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अब प्रांतों में सरकार के दो फॉर्मेट है, एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी जो लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन उत्तरदायी सरकार के रूप में यह कहा कि भाई प्रांतों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और जिसको बहुमत मिलेगा उसमें से कुछ लोगों को जाकर के मंत्रियों के रूप में चुन लिया जाएगा और ये मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो लेकिन उनका संवैधानिक प्रमुख है वो भी गवर्नर था। तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी सरकार का एक फॉर्मेट है प्रांतों में, और दूसरा है गवर्नर और मंत्री जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, उनका एक दूसरा फॉर्मेट है। तो इसलिए प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक सुरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। सुरक्षित विषय सभी महत्वपूर्ण विभाग उसके पास थे और सुरक्षित विषय में गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के जो सदस्यों के माध्यम से उसका प्रशासन चलाता था, और स्थानांतरणीय विषय वो थे ट्रांसफरेबल जो विषय है, जैसे हम कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य है, सफाई है, नगर नियोजन है, स्थानीय सुशासन, ये स्थानांतरित विषय थे। लेकिन वित्त है, कानून है, पुलिसिंग है और भू राजस्व जैसे विषय है वो सुरक्षित विषय थे। तो जो हस्तांतरित विषय है उनका प्रशासन गवर्नर, मंत्रियों के माध्यम से चलाता था। तो प्रांतीय विषय को इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया कि सुरक्षित और हस्तांतरित। गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। यह एक्ट उस समय के मूलतः जितने भी जो ब्रिटिश शासित जो प्रांत थे, यानी 9 प्रांतों में ये अधिनियम है वो लागू कर दिया गया। अब ये द्वैध शासन की व्यवस्था है, एक तरह से ये इतनी प्रैक्टिकल व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इसमें गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर वीटो कर सकता था और वो मंत्रियों की राय को ठुकरा भी सकता था। और जैसे देखिए कि इसमें कि एक के पास में क्या है कि हम कहें कि जैसे वित्त से संबंधित कोई भी अधिकार है वो भारत के चुने गए मंत्रियों के पास में नहीं थे, वो सारे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास में वो अधिकार थे। तो विशेष तथ्य ये, अगर हम बात करें 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की, कि 1920 में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ 17 लाख की थी। उस जनसंख्या में से 53 लाख लोगों को ही मताधिकार मिला और मताधिकार में भी जैसे मैंने कहा कि संपत्ति के अधिकार को आधार बनाया गया, संपत्ति को आधार बनाया गया और केवल 53 लाख लोगों को ही वोटिंग राइट है वो दिया गया। अब लेकिन जो चेंज है वो ये किया गया कि अब लोगों को अप्रत्यक्ष माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनना था बल्कि प्रत्यक्ष वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो करना था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से की गई। संपत्ति को आधार बनाया गया और महिलाओं को किसी भी प्रकार का ना तो चुनाव में खड़े होने का अधिकार था, न महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था। और जो मैं एक बात कर रहा था, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि सिखों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का लाभ मिला, साथ ही भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ब्रिटिश शासन की फूट डालो राज करो की नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी और इसी के तहत इसको विस्तारित किया गया। भारत की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को न केवल विस्तारित किया गया बल्कि अभी तो उसको गहनता भी प्रदान
की गई। तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। ये बहुत सारी बातें थी। अब भारतीयों की तरफ से कुछ रेस्पॉन्स आना था। कांग्रेस ने 1918 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई तभी उस रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। तो कांग्रेस ने असहमति व्यक्त की और 1918 ईस्वी में जो कांग्रेस का बंबई में वार्षिक अधिवेशन हुआ, हसन इमाम ने उसकी अध्यक्षता की, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया और भारतीयों ने कहा कि इसके आधार पर अगर कोई अधिनियम बनता है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत को विशेषकर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड को अपने इस सुधारों की योजना के संदर्भ में कुछ भारतीयों के समर्थन की आवश्यकता थी और भारतीयों के बीच में से वो समर्थन उनको मिल भी गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कुछ नरम पंथियों ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन लिबरल एसोसिएशन के माध्यम से इन सुधारों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की। न केवल सहमति व्यक्त की अपितु वो ब्रिटेन की जैसे कि संसद में वो एक तरह से ईएस मॉन्टेग्यू के प्रतिनिधि के रूप में इन सुधारों के संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सुधार अच्छे हैं और भारतीयों को इसे मानना चाहिए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो भी इन सुधारों के संदर्भ में ये कहा था कि मैं सुधारों का मित्र और क्रांति का शत्रु हूं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अराजकता में विश्वास नहीं कर रहा हूं और ब्रिटिश हुकूमत जो भारतीयों के लिए जो सुधार ला रही है उनका स्वागत करना चाहिए और ये बहुत अच्छे सुधार है और अच्छी मंशा से किए गए सुधार है। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय अप्रासंगिक हो गए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर कोई खास वर्चस्व या कोई खास पकड़ नहीं थी, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समर्थन को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि भारत के जो मुख्य धारा के जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग की चाहे बात करें, उन सब ने सिरे से 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इस एक्ट के तहत है नवंबर 1920 में होने वाले चुनाव है उनके बहिष्कार करने का फैसला किया। अब अगर मैं बात करूं कि इस अधिनियम को हम किस तरह से देखें, पहली बात तो ये अधिनियम है वो गलत अवधारणा पर आधारित था कि भाई भारतीयों को अपने मॉन्टेग्यू ईएस मॉन्टेग्यू ने जो 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा की कि भारत प्रशासन भारतीयों को संयोजित करना है, लेकिन उत्तरदायी स्वशासन के क्रमिक संस्थाओं का विकास कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, यह तय करने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत को हो गया। तो एक गलत अवधारणा पर बनाया गया परसेप्शन था और उसी के आधार पर 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी जो ड्राफ्टिंग की गई, पूरी की पूरी प्रीएम्बल है वो पेश की गई और परस्पर विश्वास भी नहीं था, परस्पर अविश्वास पर आधारित था। चुनाव का बहिष्कार भी किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नवंबर 1920 ईस्वी के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया और उन्होंने इन चुनाव में भाग नहीं लिया और उन्होंने कहा कि इन सुधारों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो इस समय जो गांधी जी ने तो ये कहा कि ये एक तरह से ब्रिटिश शासन को ये गारंटी देती है कि भाई भारत का लगातार आर्थिक शोषण है और उत्पीड़न है इन सुधार अधिनियम के माध्यम से जारी रख सकती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये भारत को बेड़ियों में जकड़ने का एक नया जाल है, एक नया फेंका गया एक चारा है, इसलिए भारतीयों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत था। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, केंद्र और प्रांतों में वैधानिक संसदीय लोकतंत्र की दिशा में कुछ प्रयास हुए, प्रांतों में चाहे भले ही अपन कहें कि अधिकारविहीन हो लेकिन उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में कुछ प्रयास किए गए और कुछ मंत्री है वो चुन करके भी आए और उन्होंने कुछ बेहतरीन कार्य भी किया और उन्होंने ब्रिटिश शासन की एक जोरदार बहस के माध्यम से, पूरक प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों को उजागर भी किया। तो 1919 ईस्वी का अधिनियम है, ब्रिटिश शासन है वो सही मंशा से लेकर के नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जिन भारतीयों ने इसमें मंत्रियों के रूप में सेवाएं दी और जिनको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में काम करने का मौका मिला, उन्होंने इस अवधारणा को तोड़ा कि भारतीय लोग हैं वो किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कदमों की जैसे कि नेतृत्व है वो नहीं कर सकते। तो मैं कहूँ कि प्रत्यक्ष वोटिंग की बात हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हो या प्रांतीय विधान परिषद हो या केंद्रीय विधान परिषद हो, उनमें आप कहें कि इलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो मेजॉरिटी है स्थापित करने की बात हो, ये अच्छे कदम थे। और क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से आप इससे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत आसानी से भारत से अपने जो नियंत्रण है उसको थोड़ा सा कम करेगी या उसमें कुछ डील देगी, क्योंकि जिस तरह से साम्राज्यवादी एक प्रशासन की और साम्राज्यवादी जो सत्ता की जो मंशा होती है, जो उद्देश्य होता है, उसी के अनुरूप 1919 ईस्वी का अधिनियम लाया गया। लेकिन फिर भी भारतीयों के बढ़ते हुए दबाव का यह नतीजा था कि कम से कम कि हर प्रकार की विधान परिषदों में चुने जो प्रतिनिधिक जो निकाय थे
उनमें आपने मेजॉरिटी वो स्थापित की जो इलेक्टेड थी, यानी निर्वाचित लोगों के बहुमत को स्थापित किया गया। सभी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और आपने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीयों को शामिल करवा लिया। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, भले ही वो उत्तरदायी सरकार दिखावे की थी, लेकिन आपके कुछ लोग हैं जिनको आप चुन करके भेज रहे हो और बाद में वो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, भले ही उनके पास कम महत्वपूर्ण विभाग हो, लेकिन उनको संसदीय लोकतंत्र में काम करने का अनुभव मिला और संसदीय लोकतंत्र में इस व्यवस्था के तहत जो काम करने का मौका मिला। और यही व्यवस्था 1937 ईस्वी तक लगातार है वो जारी रहती है, 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। तो इसका कुछ सकारात्मक कदम थे, लेकिन ओवरऑल अगर ब्रिटिश शासन की मंशा से देखा जाए तो ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में वास्तविक अर्थों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था और द्वैत शासन के माध्यम से वो पूरी की पूरी इस व्यवस्था को ढक लेना चाहती थी ताकि भारतीयों की जो क्षोभ और जो गुस्सा निकल रहा है उसको थोड़े समय के लिए शांत किया जा सके। और 1919 ईस्वी के अधिनियम को हमें इसी रूप और इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम से संबंधित, जैसे मैंने कहा कि एस मोंटेग्यू की घोषणा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है, इसके केंद्रीय सरकार में कौन से परिवर्तन हुए, इंडियन हाई कमिश्नर की पोस्ट किस अधिनियम से सृजित की गई और सिखों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार कैसे मिला, भारतीयों का रेस्पॉन्स कैसा रहा, ब्रिटिश शासन की क्या वास्तविक मंशा थी, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और इससे संबंधित एग्जाम में वस्तुनिष्ठ है और मैं कहूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न है पूछे जाने की संभावना अक्सर बनी रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।